Hello everyone, this is Ravi Shah. Welcome you all to your own channel Target for IQ. आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए आया हूँ, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट आज से काफ़ी वक्त पहले मैंने एक वीडियो के फॉर्म में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और वो कॉन्सेप्ट है आपका सेक्शन 375 दैट डील्स विद द ऑफेंस ऑफ रेप, जहाँ पर इस बात की मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि ऑफेंस ऑफ रेप होता क्या है, किसके अगेंस्ट होता है, किसके द्वारा किया जाता है और वो जो इंटायर प्रोसेस है या वो जो पूरा का पूरा जो एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है उसके अंतर्गत किस किस तरीके से उस ऑफेंस को कमिट किया जा सकता है और विमेन के बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसका खास तौर से जिक्र सेक्शन 375 के अंतर्गत किया गया है। आज जिस कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट बात करता है पनिशमेंट ऑफ रेप, यानी कि अब ये जो अपराध जिसका जिक्र सेक्शन 375 के इंडियन पिनल कोड के तहत किया गया है उसकी सजा क्या डिसाइड की गई है, व्यक्ति को कम से कम कितनी सजा मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा उसको सजा क्या दी जाएगी, इन सारी चीजों के ऊपर आज की क्लास के अंदर वी विल डिस्कस इन डिटेल। अब अगर हम बात करें सेक्शन 376 की तो ऑलमोस्ट इतना तो आपको पता होगा कि 376 के अंदर पनिशमेंट का प्रोविजन है और वो पनिशमेंट होती है ऑफेंस ऑफ रेप की रिगार्डिंग। लेकिन आपको ये भी जानना और समझने की जरूरत है कि इस पूरे के पूरे सेक्शन 376 को हमने कन्वीनियंट के हिसाब से या आप कह सकते हैं कि जो क्रिमिनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट हुए उस दृष्टिकोण से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर हमें पार्ट 1 को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा पार्ट 2 को और पार्ट 3 को, शायद उसके बाद ही हम एक पार्ट 1 को एक बेहतर तरीके से समझ पाए। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले यहां पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर दिए गए कुछ शब्दों को समझना होगा, उनके इंटरप्रिटेशन को जानना होगा, उसके बाद ही इस पूरे के पूरे इंटायर कॉन्सेप्ट को एक बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। यहां पर जब कभी भी इम्प्रिजमेंट का जिक्र आएगा तो वहां पर एक शब्द लिखा गया है, दैट शब्द इज कॉल्ड रिग्रेस, यानी कि सश्रम कारावास। यानी कि इम्प्रिजमेंट आपको पता है कि 2 पार्ट में डिवाइड है, सिंपल या रिग्रेस। सिंपल के अंदर बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम आपसे नहीं करवाया जाता है, लेकिन अगर हम एक रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की बात करें तो वहां पर आपको एक फिजिकल लेबर वर्क करना ही होगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव ऑप्शंस। इसके अलावा यहां पर एक वर्ड और आपको देखने को मिलेगा, शैल नॉट बी लेस देन। यह शब्द आपको कई जगहों पर देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब यह है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो कल्प्रिट है, वो कम से कम जो भी टाइम ड्यूरेशन यहां पर जिक्र किया गया है उतना वक्त तो वो जेल के अंदर बिताएगा ही बिताएगा। इसके अलावा एक शब्द आपको और देखने को मिलेगा, वो शब्द है आपका इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। लेकिन इसी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को कुछ जगहों पे नेचुरल लाइफ के साथ भी इंटरप्रेट किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि जिस इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का जिक्र हमने सेक्शन 55 और सेक्शन 57 के अंतर्गत इंडियन पिनल कोड के अंदर किया है, जहां पर एक तरफ जहां सेक्शन 55 बात करता है लाइफ इंप्रिजमेंट को हम लगभग 14 साल तक मान सकते हैं, दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ ड्यूरेशन शैल बी डिसाइडेड और शैल बी डिटरमाइंड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 57 जो है ये बात करता है फ्रैक्शन इन टर्म्स द कैलकुलेशन ऑफ द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, जहां पर जो ड्यूरेशन फिक्स किया गया है वो लगभग फिक्स किया गया है 20 साल का। लेकिन ये जो 14 साल और 20 साल का जो कॉन्सेप्ट है ये तो चलिए लागू हो सकता है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के अंतर्गत, लेकिन जहां पर सजा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है लेकिन वहां पर यह भी लिखा गया है कि टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ द कल्प्रिट। तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति चाहे उसने 14 साल जेल के अंदर बिताए हों, चाहे 20 साल बिताए हों और चाहे उसने 200 साल बिताए हों, लेकिन वो व्यक्ति जब तक जीवित है वो व्यक्ति जेल के अंदर ही रहेगा। तो आइए अब हम इस पूरे के पूरे इंटायर सेक्शन को 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने आपसे ये कहा कि पहले हम पार्ट 2 और पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पार्ट 1 पे आएंगे, क्योंकि पार्ट 1 जो है ये एक सिंपल सा प्रोविजन है जिसके अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर धारा 376 के अंतर्गत FIR लॉन्च हुई है, ट्रायल चला और ट्रायल के अंदर उस व्यक्ति को इस बात का दोषी पाया गया कि जो एलिगेशंस उसके ऊपर 376 को ध्यान में रखते हुए लगाए गए थे वो सारे के सारे आरोप बाखूबी साबित हुए हैं। तो यहां पर उस व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी, उस व्यक्ति को सजा मिलेगी रिगरस इम्प्रिजमेंट के रूप में, जिसका ड्यूरेशन
कम से कम 10 साल तक होगा और वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक भी जा सकता है, यानी कि उम्र कैद तक भी जा सकता है। तो यहां पर जिस उम्र कैद का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं, आप यहां पर ये प्रिजम्पशन ले सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि दैट पर्सन मे बी रिलीज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 14 ईयर्स, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति अपनी 20 साल की सजा को पूरी कर चुका हो तो उसके बाद उसको छोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लाइफ को इंटरप्रेट कहीं भी नहीं किया गया है। तो पार्ट 1 को अब जब हमने शुरू कर ही दिया तो लगे हाथ उसको समझ भी लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 376 क्लॉज 1 के अंतर्गत सजा दी गई है तो पहली बात, उस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो एक रिगरस इंप्रिजमेंट की सजा मिलेगी, यानी कि अगर वो व्यक्ति जेल के अंदर है तो उससे शारीरिक श्रम भी करवाया जाएगा, और करवाना ही करवाना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सजा का प्रावधान रिगरस के अंतर्गत मेंशन किया गया है। दूसरी बात यह है कि दैट पर्सन शैल हैव टू स्टे अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि कम से कम तो उसको 10 साल जेल के अंदर बिताना ही बिताना है। 10 साल के पहले तो उसको 376 क्लॉज 1 के तहत उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए फैक्ट और सर्कमस्टांसेस कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं तो वहां पर जो उसकी सजा 10 साल की मिनिमम है वो सजा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में भी कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि एक साधारण अवधारणा लेकर चले तो लगभग वो व्यक्ति 14 साल या 20 साल का ड्यूरेशन भी जेल के अंदर बिता सकता है। और यहां पर जो फाइन है दैट फाइन इज अ मैंडेट प्रोविजन, यानी कि यहां पर इसके ऊपर एक जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये बात अलग है कि वो जुर्माने की जो इंटायर राशि है वो उस विक्टिम को पे की जाती है। तो पार्ट 1 आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि पूरे के पूरे 376 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों के अंदर जो इम्प्रिजमेंट है उसका नेचर है रिगरस, ना कि सिंपल। पार्ट 1 के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर ऑफेंडर है या कल्प्रिट है तो मिनिमम 10 साल तक तो वो जेल के अंदर बिताएगा ही बिताएगा। अगर हुआ ये कुछ ऐसे फैक्ट्स निकल कर आए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 14 साल के बाद रिलीज किया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो 20 साल के बाद रिलीज कर दिया जाए, लेकिन कम से कम उसका ड्यूरेशन जेल के अंदर फिक्स है और वो ड्यूरेशन 10 साल से कम का तो किसी भी कीमत पर हो नहीं सकता है अगर उसके ऊपर आरोप 376 के पार्ट 1 के तहत सिद्ध हो चुका है। तो इसके साथ ही साथ उसके ऊपर एक जुर्माना भी लगाया जाएगा, दैट पर्सन शैल बी लायबल टू पे अ फाइन। दैट इज द डिफरेंट थिंग कि उस फाइन को हम विक्टिम को प्रोवाइड करा देते हैं उसकी असिस्टेंस के दृष्टिकोण से। अब अगर हम सेक्शन 376 के पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 के अंदर आपको समझना होगा कि यहां पर भी सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक रिगरस इम्प्रिजमेंट है, दैट मींस सश्रम कारावास। दूसरी बात, यहां भी उस व्यक्ति को मिनिमम 10 साल तक का वक्त जेल के अंदर बिताना ही होगा, लेकिन अगर यहां पर जो उसको अगर उम्र कैद की सजा मिली तो उस उम्र कैद को आप सेक्शन 55 और 57 के दृष्टिकोण से देखने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहां पर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब है नेचुरल लाइफ, दैट मींस जब तक वो व्यक्ति जीवित है वो व्यक्ति जेल के अंदर ही रहेगा और उसके ऊपर एक फाइन भी इंपोज किया जाएगा और उस फाइन को विक्टिम को दे दिया जाता है। अब इन दोनों के अंदर अगर आप एक बेसिक सा डिफरेंस देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर तो मात्र एक डिफरेंस आपको पनिशमेंट के दृष्टिकोण से देखने को मिलेगा और वो क्या है, नेचुरल लाइफ, जबकि यहां पे नेचुरल लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहां पर हम एक प्रिजम्पशन ले सकते हैं कि चलो 14 साल या 20 साल के बाद तो वो बाहर आ भी जाएगा, लेकिन यहां पर अगर उसको जज ने कह दिया कि पार्ट 2 के अंतर्गत कि देखो यू विल हैव टू स्टे बिफोर द बार और बिहाइंड द बार मिनिमम इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, क्योंकि मिनिमम का कॉन्सेप्ट यहां पे डिसाइड किया गया 10 साल तो वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यहां पर वर्ड को उस ऑनरेबल जज ने ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल लाइफ यानी कि जब तक वो जीवित है वो जेल के अंदर रहेगा। अब सवाल ये है कि जब हमारे पास सेक्शन 376 का पार्ट 1 था तो आखिर हमें पार्ट 2 की जरूरत क्यों पड़ी? तो पार्ट 2 के अंदर आपको मैं बता दूं यहां पर समाज के उन 13 गणमान्य लोगों का जिक्र किया गया है जिनसे कम से कम कानून ये उम्मीद नहीं करता है कि वो भी इस तरह का कोई ऑफेंस कमिट करेंगे। तो सेक्शन 376 के पार्ट 2 के अंदर जो पनिशमेंट का जो इन्हांसमेंट हुआ है जहां पर शैल नॉट बी लेस देन 10 इयर्स तो एक नॉर्मल है, लेकिन इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ को नेचुरल लाइफ के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। तो ये जो पनिशमेंट का प्रोविजन है ये उन 13 लोगों के लिए है जिन 13 लोगों का जिक्र सेक्शन 376 के पार्ट 2 में किया गया है। आइए अब उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर वो हमारे समाज के कौन से ऐसे गणमान्य लोग हैं जिन्होंने
अपराध किया है 375 का, लेकिन उनको जो सजा मिली है वो 376 के पार्ट 2 के अंतर्गत दी गई है। तो यहां पर जो नंबर 1 पर आते हैं वहां पर चर्चा की जाती है पुलिस ऑफिसर्स की, यानी कि अगर कोई भारत का नागरिक या कोई भी नागरिक अगर वो किसी भी पुलिस फोर्स का मेंबर है और अगर वो ऐसा कोई भी ऑफेंस कमिट करता है उस एरिया में, जिस एरिया का वो क्या है, इंचार्ज है, या जिस एरिया में उसकी पोस्टिंग है, या जिस थाने के अंदर उसकी पोस्टिंग है उस थाने के अंदर इस तरह के किसी ऑफेंस को कमिट करता है, या अगर कोई महिला उसकी कस्टडी में है और उस महिला के साथ ऐसा ऑफेंस उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा कमिट किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर से हम इस तरह के आचरण की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो क्लॉज ए के अंतर्गत जिस पुलिस ऑफिसर का जिक्र किया गया है उसको फिर से 3 हिस्सों में बाइफरकेट किया गया है। पहले पार्ट में जिस जगह पर उसका पुलिस स्टेशन है या जो उसका अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उसने किसी महिला के मर्जी कंसेंट के अगेंस्ट वो ऑफेंस को कमिट किया। दूसरी बात क्या है कि जिस थाने के अंदर उसकी पोस्टिंग है उसी थाने के प्रीमाइसेस के अंदर उस ऑफेंस को कमिट किया। और तीसरा पार्ट क्या कहलाता है कि वो जो महिला है वो इस वक्त अंडर पुलिस कस्टडी है और वहां पर हो ना हो उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए उस महिला के साथ इस ऑफेंस को कमिट किया, तो यहां पर उस व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी वो कम से कम 10 साल की तो कंफर्म है, या उसको उम्र कैद भी मिल सकती है। और उम्र कैद का मतलब यह है कि टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन दैट पर्सन विल बी बिहाइंड द बार, और इसके साथ ही साथ उसके ऊपर एक फाइन को भी इंपोज किया जाएगा और जो फाइन उस विक्टिम को पे किया जाता है। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में जिन व्यक्तियों का जिक्र किया जा रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट है और उस पब्लिक सर्वेंट की हैसियत से उन्होंने उस ऑफेंस को कमिट किया है। दैट मीन्स द पर्सन सिट्स ओवर द चेयर, दैट चेयर इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक चेयर, यानी कि वो एक लोक सेवक है या वो एक सरकारी कर्मचारी है और वो एक पब्लिक फिगर है जहां पर उनसे कम से कम इस तरह के आचरण की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। अगर हम तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो ये बात करता है मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिप्लॉयड किया और अगर उस दौरान उन्होंने इस ऑफेंस को कमिट किया है, तो पार्ट 3 के अंतर्गत जिन व्यक्तियों का जिक्र किया जा रहा है वो आर्म्ड फोर्स के मेंबर हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पुलिस को सिविल फोर्स के अंतर्गत डाला गया है। चौथे पॉइंट के अंदर जो बात की गई है ये बात उन व्यक्तियों के रिगार्डिंग की गई है जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की पोजीशन पर बैठे हुए हैं, या वो व्यवस्थापक हैं, या वो स्टाफ मेंबर हैं जेल के, या किसी रिमांड होम के, या किसी भी चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन के हैं, या किसी भी ऐसी जगह पे हैं जहां पर बच्चों को या कैदियों को रखा जाता है। और यहां पर जिन और बच्चों को कैदियों को रखा गया है वो बच्चे और कैदी क्या हैं, वो एक फीमेल प्रिजनर्स हैं। तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति एक व्यवस्थापक की हैसियत से, अगर एक स्टाफ की हैसियत से इस तरह के ऑफेंस को कमिट करता है तो उसके लिए भी सजा का वही प्रावधान है जिस प्रावधान का जिक्र सेक्शन 376 के पार्ट 2 के अंतर्गत किया गया है। अब अगर हम इसके अगले पॉइंट्स की बात करें तो अगला पॉइंट जनरली बात करता है हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस रिसेंटली सुने भी होंगे, अपने आसपास देखे होंगे, जहां पर हॉस्पिटल के डॉक्टर के ऊपर एलिगेशन लगता है कि ये मेरी वाइफ का कोई ऑपरेशन कंडक्ट होना था, मेरी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और वहां पर उसके साथ इस तरह का ऑफेंस कमिट हुआ है। तो यहां पर अगर मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट हो रहे हैं और अगर वहां पर आपके साथ ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है तो सवाल यह है कि आप अगर भरोसा करेंगे तो करेंगे किसके ऊपर। तो अगले पार्ट में जो जिक्र किया गया है वो बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि हॉस्पिटल स्टाफ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जिक्र किया गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑपरेशन थिएटर में जो भी चीजें ऑपरेशन वगैरह होती हैं तो वहां पर एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से इंसान एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉन्शियस नहीं रहता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उस वक्त उसके साथ जो कुछ भी होता है उसके बारे में उसको कोई भी अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के अंदर फैमिली मेंबर्स का जाना तो अलाउड होता ही नहीं है। तो इसीलिए हमने हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स और पूरे के पूरे इंटायर जो भी व्यक्ति उस ऑपरेशन के या उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, अगर वो ऐसा ऑफेंस कमिट करते हैं तो जाहिर सी बात है उनसे भी इस तरह के किसी भी आचरण की उम्मीद हम नहीं रख सकते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति ये ऑफेंस को कमिट करते हैं तो उनको सजा भी ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए। अब जो इसका अगला पार्ट है, अगले पार्ट के अंतर्गत जिन लोगों का जिक्र किया गया है वो व्यक्ति आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, दैट मीन्स आपका कोई संबंधी हो सकता है, आपका कोई गार्जियन हो सकता है, गार्जियन डी फैक्टो भी हो सकता है,
ड्यू जुरे भी हो सकता है, इसके अलावा कोई टीचर हो सकता है, या एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर उस बच्ची की या उस महिला के घर वालों का विश्वास था कि हाँ, ये एक वो इंसान है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं और इसकी कस्टडी में मैं अपनी बच्ची को या अपनी बहन को या अपनी किसी भी फीमेल मेंबर को छोड़कर चला जाऊंगा, तो दैट पर्सन विल टेक केयर ऑफ दैट लेडी एज पर दी नॉर्म्स, यानी कि जो परंपरा है, जो रिचुअल्स है, उस हिसाब से उस महिला का ख्याल रखा जाएगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इस पार्ट के अंतर्गत जिन भी लोगों का जिक्र किया गया है, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो टीचर हो, या एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक ऐसी पोजीशन पर बैठा है जहां पर आपको उसके ऊपर इंट्यूशनली ट्रस्ट है, तो अगर वहां पर ऐसा व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट करता है जिसका जिक्र सेक्शन 375 के अंतर्गत किया गया है, तो उसको सजा 376 के पार्ट 1 के अंदर नहीं बल्कि 376 के पार्ट 2 के अंदर उसको दी जाएगी। अगले पार्ट में जो डिस्कशन है वो ये कहता है, अगर मान लीजिए किसी देश के अंदर या समाज के अंदर या पर्टिकुलर राज्य के अंदर अगर कोई दंगों का माहौल है, कोई सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं, कोई कम्युनल वायलेंस चल रही है, अगर उस दौरान वहां पर वो व्यक्ति ऐसे एक्ट को कमिट करता है, तो ऐसे व्यक्तियों से कम उनको जो सजा दी जानी चाहिए, उस सजा का जिक्र यहां पर वही किया गया है कि शैल नॉट बी लेस देन 10 years, लेकिन वो ताउम्र जेल के अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ माहौल काफी बिगड़ा हुआ था, चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, हिंसा थी, और उसी दौरान आपने क्या किया, किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, जो कम से कम नैतिकता को ध्यान में रखते हुए तो आपको उस समय नहीं करना चाहिए था। और माफ कीजिएगा, यहां पे मैंने एक शब्द यूज कर दिया, उस समय नहीं करना चाहिए था। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप कभी भी ना करें, क्योंकि रेप एक ऐसा ऑफेंस है जो कि एक व्यक्ति के शरीर के प्रति चोट नहीं बल्कि उसकी एक आत्मा के प्रति चोट होती है, और कह सकते हैं ये पूरे के पूरे एक समाज के प्रति भी चोट होती है। तो अगले पॉइंट में जिस बात का जिक्र किया गया है वो एक ऐसी महिला के अगेंस्ट इस ऑफेंस को कमिट किया जा रहा है जो महिला प्रेग्नेंट है और आपको पता है कि दैट लेडी इज कंसीव्ड अ प्रेगनेंसी, वो महिला गर्भवती है। डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर कमिटिंग सच काइंड ऑफ ऑफेंस which falls within the purview of section 375 of the Indian Penal Code, और जिसके लिए सजा आपको 376 के फिर से पार्ट 2 के अंतर्गत दी जाएगी, क्योंकि आपको उस महिला की स्थिति के बारे में पता था। दूसरी बात यहां पर जो अगली पार्ट में की गई है वो यहां पर एक ऐसी महिला के अगेंस्ट आप उस ऑफेंस को कमिट कर रहे हैं जो महिला चाह कर भी अपनी कंसेंट नहीं दे सकती है, कि दैट मीन्स दैट लेडी इज नॉट इन द पोजीशन टू गिव द कंसेंट। ऐसा हो सकता है कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो, ऐसा हो सकता है कि वो एक वेजिटेटिव स्टेट में हो, ऐसा हो सकता है कि वो एक मेंटली रिटार्टेड पर्सन हो या वो कोमा में हो। तो आखिर ऐसी महिला अपनी कंसेंट कैसे देगी? या आप ये भी कह सकते हैं कि शायद वो अपनी कंसेंट देने के अंदर असमर्थ थी। चौथी बात, अगर इसके हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट जो ये कहता है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति इस पोजीशन पर बैठा है या एक इस कुर्सी पर बैठा है जहां पर वो दूसरे विमेन की जो कंसेंट है उसको कंट्रोल कर सकता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसका एक डोमिनियन है उस महिला के ऊपर, और वो महिला चाह कर भी उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रही है या चाह कर भी उसको मना नहीं कर पा रही है। और यहां पर जो व्यक्ति है वो एक पावरफुल व्यक्ति है, यानी कि वो एक ऐसी पोजीशन पर बैठा है जहां पर वो ये प्रिज्यूम करता है कि मैं जो चाहे, जिसके साथ चाहे, जैसा चाहूं कर सकता हूं और मेरे खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई महिला मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी की शिकार है या उससे वो सफर कर रही है और आपको ये अच्छे से पता है कि दैट फीमेल इज नॉट मेंटली साउंड, वो फिजिकली रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, विकलांग है, और आपने उसकी उस मजबूरी का फायदा उठाया, तो यहां पर भी सजा आपको 376 के पार्ट 2 के तहत मिलेगी। अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करें तो जब कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा कोई भी ऑफेंस कमिट करता है और उस दौरान वो वॉलेंटरली जानबूझकर उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है या उसको मेम कर देता है, यानी कि उसको विकलांग बना देता है, या उसके चेहरे को डिसफिगर करने की कोशिश करता है, या कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कि उस महिला की जान खतरे के अंदर आ जाती है, तो एक तरफ तो आपने ना सिर्फ रेप का ऑफेंस कमिट किया बल्कि आपने उसको शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाई है। वो चोट
विकलांगता के रूप में हो सकती है, वो चोट चेहरे को कुरूप करने के रूप में हो सकती है, वो चोट उस महिला की जान को खतरे में डालने के रूप में हो सकती है, और वही चोट ग्रीवियसली बॉडी इंजरी के रूप में भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपने एक ऐसा जघन्य अपराध तो आप पहले कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपने इन चारों में से किसी भी एक चीज को किया, तो कम से कम आपके प्रति उदारता की उम्मीद तो आप मत ही रखिए। दूसरी बात यहां पर कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति सेम ऑफेंस रिपीट करता है सेम महिला के साथ, यानी कि कैंडिडेट या जो महिला है वो सेम महिला है और बार बार आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सेक्शन 376 के पार्ट 2 के अंदर जो 13 लोग शामिल हैं उसके अंदर आपकी भी एक पोजीशन है। दैट मीन्स यू आर कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग द सेम ऑफेंस विद द सेम वुमेन। तो यहां पर आप बार बार न सिर्फ उस महिला के शरीर के ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं, बल्कि आप उसकी आत्मा के ऊपर भी चोट पहुंचा रहे हैं। तो यहां पर आपके प्रति कोई भी उदारता नहीं बरती जाएगी। तो यहां पर आप मान के चलिए कि जुडिशरी कितना भी लीनियंट हो जाए, कम से कम 10 साल तक तो आपको जेल के अंदर रहना ही रहना है, और मैक्सिमम रहने की जो ड्यूरेशन है वो क्या है? उम्र कैद। अब ये सजा कितनी होगी? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब यहां पर अगर हम क्लॉज 3 की बात करें तो क्लॉज 3 के अंतर्गत भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर इंप्रिजमेंट का जो नेचर है वो एक रिगरस नेचर है। यहां लेकिन सजा का जो ड्यूरेशन है वो है मिनिमम 20 ईयर्स। दूसरी बात, मिनिमम 20 साल तो आपको जेल के अंदर बिताना ही होगा, उसके साथ कोई भी इफ एंड बट नहीं है। अगर बहुत ज्यादा हालात हुए या परिस्थितियां फैक्ट चेंज हुए तो यहां पर आपको उम्र कैद भी मिल सकती है, और उम्र कैद का कॉन्सेप्ट वही है टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन, और साथ ही साथ इसके साथ आपके ऊपर फाइन को भी इंपोज किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि एक जगह हमने लिखा शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, दूसरी जगह हमने इस बात का जिक्र किया कि शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, लेकिन पार्ट 3 में ऐसा क्या है कि यहां पर जो मिनिमम ड्यूरेशन है जेल के अंदर बिताने का वो ड्यूरेशन है 20 साल का। तो यहां पर आप जो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं वो ऑफेंस एक ऐसी महिला के अगेंस्ट कमिट हो रहा है जिसकी उम्र 16 साल से कम की है। दैट मीन्स वुमेन इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो कुल मिला के दिस इज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट द पनिशमेंट प्रोविजन विच फॉल्स अंडर सेक्शन 376, और 376 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को सजा दी जाती है 376 के अंतर्गत, तो वहां पर यह भी देखा जाता है कि आखिर इसको सजा पार्ट 1 के अंदर मिली है, पार्ट 2 के अंदर मिली है, या पार्ट 3 के अंदर मिली है। सो दिस इज द whole concept in context to section 376, which deals the concept of punishment of rape. If you like the content of whole concept, so please do comment your opinion. Thank you so much to all of you.